शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। आरबीआई का तीसरी बार रेपो रेट कट का तोहफा देगा। एमपीसी की बैठक में क्या रेपो रेट घटाने पर सहमति बन पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि मौजूदा समय में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, साथ ही इस बार मॉनसून भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिलहाल तो 6 जून यानी कि परसों आरबीआई के लगातार तीसरी बार रेपो रेट घटाने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? और ऐसी वो कौन सी वजहें हैं, वो कौन से बैकग्राउंडर्स हैं जो रेपो रेट में कटौती की वजह बन सकती हैं? 25 बेसिस पॉइंट या फिर 50 बेसिस पॉइंट? कितना रेट कट होगा? इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे आज के एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। आरबीआई एक बार फिर यानी लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती करेगा या इसे स्थिर रखेगा। 6 जून होम लोन, कार लोन या फिर पर्सनल लोन लेने वालों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव, खासकर इसमें कटौती से कर्ज लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। यानी आने वाला शुक्रवार राहत भरा दिन होगा या नहीं, ये तय हो जाएगा। फिलहाल तो माना जा रहा है कि आरबीआई रेपो रेट में कटौती की हैट्रिक लगाकर आम लोगों को तोहफा दे सकता है। रेपो रेट की चाल की बात करें तो पिछले 2 बार में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% की कटौती की है। यानी आरबीआई और सरकार ने महंगाई के मोर्चे पर न केवल सफलता पाई, बल्कि आने वाले दिनों में भी महंगाई के काबू में रहने की उम्मीद भी है। आपको बता दें कि लंबे समय तक 6.5% तक स्थिर रहने वाले रेपो रेट में इस साल फरवरी में आरबीआई ने 1/4% की कटौती की थी और इस तरह रेपो रेट 6.25% के लेवल पर आ गया। इसके बाद अप्रैल में भी आरबीआई ने काबू में आती महंगाई को देखते हुए 6.25% के रेपो रेट में एक बार फिर 1/4% की कटौती कर दी और इस तरह रेपो रेट 6% के स्तर पर आ गया। रेपो रेट की इस कटौती से एक बात तो साफ है कि आरबीआई को न केवल इन्फ्लेशन के कंट्रोल में रहने की उम्मीद है, बल्कि लंबे समय से महंगे ईएमआई की मार झेल रहे लोगों को रेपो रेट में कटौती से बड़ी राहत मिली है। रेपो रेट में कटौती को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, काबू में आती महंगाई के अलावा इसकी कुछ बड़ी वजह भी हैं। जी बिजनेस के मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर कराए गए मेगा पोल की माने तो करीब 80% लोगों को लगता है कि इस बार आरबीआई रेपो रेट में कटौती की हैट्रिक लगाते हुए इसमें करीब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है, जबकि 20% लोगों को लगता है कि इस बार रेपो रेट की ये कटौती 50 बेसिस पॉइंट तक हो सकती है। वहीं इसके स्थिर रहने को लेकर जो पोल आ रहे हैं वो 0 है। रेपो रेट को लेकर जी बिजनेस की पोल कितने सटीक साबित होते हैं, ये तो 6 जून को पता चल ही जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि महंगाई और मार्केट के सकारात्मक संकेत निश्चित तौर पर रेपो रेट में एक और कटौती की ओर इशारा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं सुभाष चंद्र गर्ग सर का, पूर्व वित्त सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है गर्ग सर आपका हमारे शो पे। आर्थिक मामलों के आप जाने माने जानकार भी हैं। हमारे साथ हैं फिरोज अजीज साहब, जॉइंट सीईओ आनंद राठी वेल्थ के। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिरोज जी हमारे शो पे। सबसे पहले गर्ग सर आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी बताया, जानकारों की राय बटी हुई है। कुछ बड़े बोल्ड 50 बेसिस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं और कुछ थोड़ा सा कॉशियस 25 बेसिस पॉइंट की रिडक्शन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा सर अभी स्थिति समझाइए हमें कि कितने की गुंजाइश बन रही है और किन किन बातों को मद्देनजर एमपीसी में रखा जा रहा होगा। देखिए दीपक, 2022 में रेपो रेट के माध्यम से इंटरेस्ट बढ़ाने का दौर शुरू हुआ था और तकरीबन 2%, 2.5% तक रेपो रेट बढ़ाई इस दौरान 2 साल में। अब पिछले 2 टाइम से 6 महीने में तकरीबन 0.5% घटा दिया है। देश में हालांकि मेरा अपना व्यक्तिगत मान्यता ये है कि आरबीआई की रेपो रेट से इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ का इन्फ्लेशन जो है वो वेजिटेबल्स पे, फूड पे, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा आधारित है, जब फ्यूल पे, बजाय कि आरबीआई की इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, रेपो रेट्स क्या हैं। बट फिर भी सिंबॉलिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आरबीआई देश में इन्फ्लेशन का प्रिंट क्या चल रहा है। इस समय देश का में इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में है, 4% के आसपास इन्फ्लेशन चल रहा है। सो ऐसी स्थिति में जब आपके पास कोई ऐसा घोस्ट नहीं है जिसको
आपको इन्फ्लेशन के नाम पे बस्ट करना ज़रूरी हो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखते हुए, तो उसके ना होने पे इंटरेस्ट रेट्स को और रेपो रेट को कम करने का बड़ा लॉजिक सही बात नज़र आती है। दूसरा जो आपने रिपोर्ट में भी कहा कि इंटरेस्ट रेट का सबसे भारी असर जो होता है वो हमारे देश में जो लोन लेते हैं, स्पेशली हाउसिंग लोन या कार लोन्स या व्हीकल टू व्हीलर लोन्स, इन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि आजकल तकरीबन 60% के आसपास जो और उससे भी ज़्यादा जो लोन्स हैं वो आरबीआई की रेपो रेट से लिंक्ड हो गए हैं। तो अगर रेपो रेट बढ़ती है तो तो उनके इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाते हैं, ईएमआई बढ़ जाती है, और अगर इंटरेस्ट रेट घटते हैं, आरबीआई की रेपो रेट घटती है, तो फिर उनके ईएमआई पे और उनको अच्छा असर पड़ता है। ये हकीकत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे बिल्कुल क्लियरली लगता है कि ये जो रेट रिडक्शन का सिलसिला जारी रहेगा। कितना हो, जो आपने सर्वे बताया, ऐसे सर्वे बहुत कम होते हैं जहाँ पे 100% लोग ये मानते हैं कि इंटरेस्ट रेट घटेगी। केवल थोड़ा जो डिफरेंस है वो है 80% लोग कह रहे हैं कि 25% घटेगी और 20% लोग कह रहे हैं कि 50% घटेगी। तो मेरी अपनी मान्यता भी ये है कि 50% एक साथ करना ड्रेस्टिक है। इससे बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे भी यही मेरा अपना आकलन है कि इस बार राइट सर। 25% और 25 बेसिस पॉइंट जो है वो ही रेट रिडक्शन होगी। एब्सोल्युटली। फिरोज जी, आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैकग्राउंडर्स हैं इस वक्त जो पॉलिसी रेट कट को प्रभावित करेंगे, और आपकी नज़र में 25 या 50 बेसिस पॉइंट? दीपक सर, देखिए 25 बेसिस पॉइंट्स यही एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट्स एक आरबीआई का एक सर्टेन पैटर्न है। अगर आप देखते हैं 2009 से कुल मिला के 14 साइकिल्स हुई हैं, उसमें से 4 रेट हाइक साइकिल्स हुई हैं, न्यूट्रल स्टांस 6 हैं, और रेट रिडक्शन की 5 साइकिलें हुई। ये साइकिल के आधार पे करते हैं, बहुत कंसिस्टेंट रही है आरबीआई। ये 15 साइकिल्स को अगर आप देखेंगे तो बर्ताव पता लगेगा कि अगर 25 बिप्स किया, 25 बिप्स किया, अगर डायर नीड नहीं है तो 50 बिप्स नहीं करने वाले। शायद इस कैलेंडर ईयर में, और कल अगर ये वाली मॉनेटरी पॉलिसी को मिला के 75 बिप्स का आप रेट कट माने तो वाजबी होगा। तो टोटल 1.25% की रेट कट इस कैलेंडर ईयर में पॉसिबल है, बट आई डोंट थिंक वो स्पोरेडिकली 50 बेसिस पॉइंट्स घटाएंगे। ये क्यों? और एक तो है कि ट्रेंड ऐसा होता है आरबीआई का, दूसरा है कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो घटा नहीं है, बढ़ा है। 4.33 पे आया है, सीपीआई 3.16 पे आया है, 3.34 से घटता हुआ। सो कोर इन्फ्लेशन, और जो बिन मौसम बरसात जो हो गई है उसकी वजह से सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन की उम्मीद है, तो उसमें फूड इन्फ्लेशन की बढ़त भी देखने को मिल सकती है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। सो आई पर्सनली थिंक दैट 50 बेसिस पॉइंट्स इज वेरी अनलाइकली, 25 बेसिस पॉइंट्स बहुत लाइकली है। और रहा सवाल ग्रोथ का, ग्रोथ की अगर आप लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी की जो उम्मीदें देखें, 6.5 पे उन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस किया था ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन, बट मेरे हिसाब से 7% की जीडीपी ग्रोथ इस फिस्कल की काफी मुमकिन है। आई थिंक वो अंडर कोटेड है 6.5 का नंबर। तो आई थिंक ग्रोथ और इन्फ्लेशन का जो संतुलन मीट करना चाहिए, आई थिंक द इक्विलिब्रियम सीम्स टू बी अराउंड द कॉर्नर, सो 25 बिप्स। ऑल राइट सर, ऑल राइट। गर्ग सर, आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे, ग्रोथ स्टिमुलेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और ख़ासतौर से ग्लोबल और डोमेस्टिक जो फैक्टर्स हैं हमारे, उनमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं सर जिसमें अभी कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है, जहाँ पर थोड़ा सा फूक फूक कर कदम रख रहे होंगे? उसमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी फिरोज जी ने भी दिया कि मानसून, सब बात कह रहे हैं लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी रहेगी मानसून की, तो उसको लेकर भी कोई मुकम्मल तौर पर कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे कौन कौन से सर एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले? देखो, मैंने जैसे कहा कि मेरी अपनी राय में आरबीआई की रेपो रेट का इन्फ्लेशन से कोई ख़ास रिश्ता नहीं है जी। अब ये बारिश हो रही है तो बारिश के कारण से बेमौसम बारिश हो जाए और ज़्यादा बारिश हो जाए, या बीच में ऐसा स्पेल आ जाए, हम कह नहीं सकते आज के दिन, कि जिसमें काफ़ी देर तक बारिश ना हो। तो ऐसी स्थिति में अगर वेजिटेबल्स और ऑयल सीड्स और
पल्सेस, इनके प्रोडक्शन में विपरीत असर पड़ता है, प्याज पे, इन पे विपरीत असर पड़ता है, तो इन्फ्लेशन वापस बढ़ जाएगा। ये आरबीआई के नियंत्रण में नहीं है, आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है। तो आरबीआई इसको अगर इसको ध्यान में रखे कि ऐसा हो सकता है तो रेट ना घटाए, इससे इसका कोई रिश्ता नहीं होने के कारण से इस पे ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई को ये देखना चाहिए जैसा कि अगर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से और आज के दिन जो इंटरनेशनल ट्रेड टेंशन्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आरबीआई अगर देश के प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करता है तो बेसिकली इंडस्ट्रियल गुड्स के प्रोडक्शन को और सर्विसेज को इम्पैक्ट करता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आरबीआई एक्शन का प्रभाव आता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो ऐसा माना जाता है कि लोन्स की डिमांड बढ़ जाएगी। लोन्स की डिमांड इसलिए बढ़ेगी कि इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी और लोग कम इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। ऐसा एक इकोनॉमिक थ्योरी के हिसाब से माना जाता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, और ये इसलिए भी ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि सरकार अब जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा कम कर रही है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को आपको घटाना है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने कहा ऐसा माना जाता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। लेकिन ये आंकड़े अभी आपके लोन ग्रोथ में नज़र नहीं आ रहे हैं। लोन ग्रोथ देश में इसको आप क्विर्क समझ लीजिए या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेंड समझ लीजिए। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा थी तो लोन ग्रोथ देश में 19%, 20%, 22% तक हो गई, और जब लोन ग्रोथ कम हो रही मतलब जब इंटरेस्ट रेट कम हो रही है उस समय लोन ग्रोथ बढ़ नहीं रही है, क्योंकि लोन की डिमांड या इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी इस बात से ज़्यादा आती है कि लोग इन्वेस्टमेंट करने की और प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत देखते हैं या नहीं देखते। उसके लिए दो ट्रेड का जो फैक्टर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर एक्सपोर्ट की डिमांड है तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस समय एक्सपोर्ट की डिमांड भी काफ़ी अदर जूल में है। आपने देखा अमेरिका में इंपोर्ट्स पिछले महीने 20% घटे हैं। अभी भी ये पूरा रवैया साफ नहीं है कि क्या होगा वहाँ पे। देयर इज़ वाइड स्प्रेड एक्सपेक्टेशन कि भाई दुनिया भर में ट्रेड जो है वो कम होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आरबीआई को सही सिग्नल देने के लिए कि भाई हमारे बैंकिंग सिस्टम आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, ज़्यादा उपलब्ध लोन कराने, इसलिए हम लिक्विडिटी भी ज़्यादा बेहतर मेंटेन कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए आप आरबीआई को ये इंटरेस्ट रेट और रेपो रेट को घटा देना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। फिरोज जी, अब मैं थोड़ा सा वेल्थ की तरफ आऊँगा। स्टांस आपको क्या लग रहा है? बहुत सारे लोग ये भी मान रहे हैं कि अकोमोडेटिव स्टांस जो है उसको मेंटेन रखेगी आरबीआई। स्वाभाविक रूप से इसका मार्केट इंतज़ार भी कर रहे हैं और मार्केट लिक्विडिटी भी बढ़ाएगा। इस समय रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह से एडजस्टमेंट करने चाहिए अपने पोर्टफोलियोज़ में, ख़ास तौर से इक्विटीज़ और म्यूचुअल फंड्स में, ताकि पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उनको बेनिफिट हो सके? दीपक सर, देखिए काफ़ी लोग ये नैरेटिव बनाते हैं कि ब्याज दरें, रेपो रेट कम होगा, आपको बॉन्ड पोर्टफोलियो में फ़ायदा होगा। मेरे हिसाब से वो नैरेटिव गलत है। जब जैसे गर्ग साहब भी कह रहे थे कि रेपो रेट बढ़ाया गया 4 से 6.5 तक, 2.5% बढ़ाया गया, कोविड के बाद घटा था, फिर वो लगातार बढ़ता गया, तो 10 ईयर जीसेक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। तो जब रेपो ऊपर गया तो अब आपके बॉन्ड पोर्टफोलियो में नुकसान नहीं हुआ, तो वापस रेपो घट जाए तो बॉन्ड पोर्टफोलियो में फायदा कैसे होगा? आज आपकी जो 10 ईयर यील्ड है और रेपो रेट है उसमें सिर्फ 25-30 पैसे का अंतर है, वो स्प्रेड कहते हैं, पूरे टोटल यील्ड कर्व की स्प्रेड है। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉन्ड पोर्टफोलियो में पैसे नहीं बनेंगे। आप अगर ये देखते हैं पास्ट में, ये बहुत बड़ी मिथ है, इसीलिए इसको डीप बाग करने के लिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। आप देखिए बहुत अच्छी जो रेट रिडक्शन की जो साइकिल थी वो थी जनवरी 2009 से लेके अप्रैल 2009, ये 3-4 महीनों में बहुत रेट कट्स हुए थे। उसमें बॉन्ड पोर्टफोलियो में -2% की कैपिटल लॉस आई थी, ना कि कैपिटल गेन। उसी दौर में इक्विटी की 21% की ग्रोथ आई थी। सो जो रेपो रेट की जो कनेक्शन है इक्विटी से ज्यादा है और बॉन्ड से कम,
एक एक उदाहरण से लेके बता रहा हूँ, बट अगर आप पूरे रेट कट के साइकिल्स देखेंगे, उसमें बॉन्ड में कैपिटल एप्रिसिएशन ना के बराबर आया है एंड न्यूट्रलाइज हो गया है। दैट्स पॉइंट। इक्विटी में मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम एक फ्लैट यील्ड कर्व से बड़ी जूझ रहा था इतने सदियों से। देखिए 2 साल से, अगर दीपक सर, मैं अपने पापा से बात कर रहा था, उनसे पूछ रहा था कि आप बैंक में कितने साल की एफडी कराएंगे, बोलते यार 3 साल की एफडी का भी वही ब्याज दे रहा है, 5 साल का भी वही दे रहा है, 1 साल का भी वही दे रहा है, तो मैं 1 साल की कराऊंगा ना, 5 साल की क्यों कराऊं। तो उनको आदत पड़ी हुई है कि लंबी अवधि के ब्याज दर ज्यादा होने चाहिए और छोटी अवधि के कम। तो ये फ्लैट यील्ड कर्व जो है 7 7 7, तो बोलते हैं 7 ही देने वाले हो तो मैं 1 साल की लूंगा, फिर रोल ओवर करूंगा। इसकी वजह से जो डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रही थी, एक बहुत बड़ा कारण था। लेसर स्पोकन अबाउट, बट दिस वाज द एक्चुअल प्रैक्टिकल 50% ऑफ द डिपॉजिट ग्रोथ की जो तकलीफें थी, फ्लैट यील्ड कर्व की वजह से थी। तो बैंकिंग सेक्टर में जब ये यील्ड कर्व शिफ्ट हो जाएगा कि 1 साल की एफडी आ जाएगी 5 पे, 5 साल की एफडी होगी 7 पे, तो जाहिर सी बात है इंसान 7% की 5 साल की एफडी करेगा, तो बार बार रोल ओवर करने की बैंक की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो ये जो 27% निफ्टी की जो वेट है, अब बढ़ बुढ़ा के 29% हो गई है, वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की है, बैंकिंग की है स्पेसिफिकली। तो क्या होगा कि निफ्टी में एक रोबस्टनेस आएगी, क्योंकि बैंकिंग एक सेक्टर है जो अंडर वैल्यूड है, अपनी मीन पी से भी 1 सिग्मा कम है। तो मेरा ये मानना है कि ये रेट कट अगरचे होंगे 75 बेसिस पॉइंट्स इस एमपीसी को मिला के, अगर इस साल में हो गए, तो बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा निम का फायदा होगा, डिपॉजिट ग्रोथ का फायदा होगा। ऑफ कोर्स निम क्यों फायदा होगा, क्योंकि वो इमीडिएटली ब्याज दरों में कम नहीं करते। अगर एफडी की रेट कम फटाफट हो जाती है, होम लोन की रेट में ट्रांसमिशन में थोड़ा इंडियन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम थोड़ा स्लो है, तो निम का फायदा होगा और डिपॉजिट ग्रोथ का फायदा होगा। सो इक्विटीज विल बी अ लार्ज बेनिफिशियरी देन डेट मार्केट। ऑल राइट, तो आप दांव लगाएंगे इक्विटी पर डेट से ज़्यादा। अब चलते हैं वापस, थोड़ा सा इकोनॉमी का हाल ज़रा और समझ लेते हैं गर्ग सर से। गर्ग सर, ये जो बीच में यूएस टेरर की वजह से जितनी अनसर्टेनिटीज़ आई थी, क्या अभी लग रहा है सर कि अमेरिका से जो मैसेजिंग होनी चाहिए थी वो हो गई? डस्ट जो है क्या वो सेटल हुई है? क्या समझ में आ रहा है कि यूएस अब क्या करने जा रहा है और उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट हम पे क्या हो सकता है? और उस तरफ से टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इकोनॉमी को क्या कुछ एडजस्टमेंट करने, क्या वो हमने कर लिए? एमपीसी की बैठक में क्या इस पर क्या चर्चा हो रही होगी सर? देखिए, एमपीसी की बैठक में टैरिफ इश्यूज पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि उनका सीधा रिश्ता इससे इतना नहीं पड़ता है। और इस समय जो अमेरिका में चल रहा है, जिस तरह से ट्रम्प साहब टैरिफ को एक बड़ी बुलजियन मानते हुए उसको घुमा रहे हैं, चला रहे हैं, फिर कोर्ट्स भी और ये सब वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पे बड़े भारी टैरिफ लगा देते हैं, कभी पोस्टपोन कर देते हैं, कभी यूरोपियंस को धमकी देते हैं, कभी अभी ये अनसर्टेनिटी का दौर ख़त्म नहीं हुआ है और ना ही ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जब तक मिस्टर ट्रम्प इस बात से कन्विंस्ड हैं कि वो टैरिफ के माध्यम से उनके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि देश की अमेरिका के ट्रेड बैलेंस को ख़त्म कर देना, चाइना को कंट्रोल कर लेना, ये और अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स वगैरह को कम करके दूसरों पे दे देना, डॉलर को डिप्रिशिएट कर देना, ये जो ऑब्जेक्टिव्स वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं इस टैरिफ के माध्यम से, ये अनसर्टेनिटी का दौर अभी लंबे समय चलने वाला है। आप ये देखिए, इसमें एक जो बेसिक इकोनॉमिकल फ्लॉ है, फंडामेंटल जो फ्लॉ है, वो ये है कि ट्रेड के जरिए अमेरिका एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा था, और वो उसको समझते हैं कि वो हमें रिप ऑफ कर रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि पूरी दुनिया अमेरिका को सप्लाई करती है चीज़ों को, इतने सस्ते दामों पे सप्लाई करती है रिलेटिवली, जितना अमेरिकन प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे बहुत सस्ता सप्लाई करती हैं, और इस बात के बदले में कि भाई आप डॉलर हमें दे दो, वो डॉलर के बदले में व्यापार कर रहे हैं। डॉलर की अपनी वक़्त क्या है? डॉलर की अपनी कोई वक़्त नहीं है।
डॉलर की वक़्त आती है उसकी अमेरिकन की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से। अगर वो स्ट्रेंथ ख़त्म हो रही है तो डॉलर की वक़्त कम हो जाती है। आप अभी देख रहे हैं कि इस समय अमेरिकन डॉलर पिछले 3-4 महीने में तकरीबन 8 से 10% उसको यूरोपियन करेंसी के माध्यम के मुकाबले चाइनीज़ करेंसी के माध्यम के चाइना से ज़्यादा पाउंड के मुकाबले स्विस फ्रैंक के मुकाबले गिर गया है। अब अगर आप ये टैरिफ का ये चक्कर चला के अपने डॉलर को बर्बाद कर देंगे, अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बर्बाद कर देंगे, अपने कंज्यूमर्स के सेटिस्फेक्शन को बर्बाद कर देंगे, तो अमेरिका के साथ जहाँ जिसकी जीडीपी दुनिया की 30% जीडीपी है, जिसका स्टॉक मार्केट दुनिया का 60% स्टॉक मार्केट है, अगर वहाँ पे बुरी हालत हो रही है तो बाकी मार्केट्स में तो हालत अच्छी हो नहीं सकती। तो अभी ये दौर ख़त्म नहीं हुआ। तो मेरा तो जो मैंने पहले भी आपके शो में कहा है कि कुछ लोग जो हिंदुस्तान में ये सोच रहे हैं कि चाइना पे ज़्यादा टैरिफ लगा दिए तो हम इन्वेस्टमेंट कर लें, हमारा मौका है, ना तो ये कोई मौके हैं और या उनके साथ कोई डील कर रहे हैं जिससे वो कोई डील आपको ऐसी नहीं देंगे जिस डील से हिंदुस्तान का खास फ़ायदा होगा। तो ऐसे समय में बजाय बहुत लॉन्ग टर्म की सोचने के हमारे जो व्यापारी हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको शॉर्ट टर्म में देखते हुए भी कैसे कल को मैनेज करें अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ, वो स्ट्रेटजी बना के आगे चलना होगा, बजाय बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो एक्चुअली है नहीं उसको मानते हुए आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते। ऑल राइट सर, ये आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट भी रखा बिकॉज ये आप पहले भी कह चुके हैं इस चीज़ को इसी दिशा में, लेकिन बहुत सारे लोग अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं कि अमेरिका में एग्जैक्टली ट्रम्प चाहते क्या हैं और उसके बिटवीन द लाइन एनालिसिस अलग अलग आ रही है। बट आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा, अमेरिका आज अगर अपने यहाँ बनाना शुरू कर दे तो संभवतः उसको ज़्यादा महंगा पड़े बजाय कि इंपोर्ट करने के। बट बहरहाल ये बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं होंगे एमपीसी की बैठक में, ये आपने एक अच्छा दिशा दी। फिरोज जी, अब थोड़ा सा हमें ये बताइए, कहा जा रहा है कि भाई 25 हो या 50 हो, रियल स्टेट मार्केट को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। फिर स्वाभाविक रूप से जो फर्स्ट टाइम होम लोन बायर्स हैं वो भी थोड़ा चार्ज अप हो रहे होंगे, उनके लिए आप क्या कह रहे हैं? अभी अगर 25 आता है या 50 आता है तो स्ट्रैटेजी क्या हो? या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद एक मैं पढ़ रहा था अभी सुनील सुब्रमण्यम साहब को, उनका ये कहना है कि अभी शायद आरबीआई ट्रांसमिशन पर ध्यान दे, क्योंकि जो फर्स्ट 2 कट्स हुए हैं उनका ट्रांसमिशन ही अभी ढंग से हुआ नहीं है, तो शायद इस बार छोड़ भी दें, इस बार अकोमोडेटिव रखे और छोड़ भी दें। तो अगर ये भी स्थिति आती है कि नहीं होता है, 25 होता है और 50 होता है, तो फिर होम लोन के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी देंगे सर? दीपक सर, मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा कि ट्रांसमिशन थोड़ा स्लो होता है हमेशा इन टर्म्स ऑफ लोन रेट्स। अब रहा सवाल रियल एस्टेट मार्केट पे इम्पैक्ट का, मेरे हिसाब से जो लोन ले रहा है, जो एक्चुअल रेसिडेंशियल खरीदता है, देखिए 3 किस्म की प्रॉपर्टी होती है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड प्लॉट्स। हमने काफी सारी हमारे क्लाइंट जो 12,000 परिवार हैं, एचएनआई परिवार, उनके हम डेटा लेते हैं और उनकी रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं कंपाउंडेड। रेसिडेंशियल रिटर्न्स जो हैं वो 7 से 9% की रिटर्न्स आई हैं, ऑलमोस्ट 2732 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की। ये आईआरआर बता रहा हूं मैं, आईआरआर कोई कैलकुलेट नहीं करता अनफॉर्चुनेटली, बट हमें करनी पड़ती है क्योंकि हम उनके साथ डील करते हैं, तो हम उनको आंखें खोलना चाहते हैं कि भाई रियल एस्टेट को आप 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, इस आधार पे आप मेजर नहीं कर सकते। आपको मेजरमेंट स्केल सेम रखनी पड़ेगी, इक्विटी की भी और एफडी की भी और रियल एस्टेट की भी, गोल्ड की भी। तो आईआरआर कंप्यूट करते हैं, तो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट सेल्डम गिव्स यू डबल डिजिट रिटर्न। अगर आपने होल्डिंग पीरियड 10 साल 15 साल रखी तो डबल डिजिट रिटर्न नहीं आता है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन हो रही है तब खरीदा और ओसी मिलने पे बेच दिया तो 20% 25% भी लोगों ने कमाया, 3-3 साल के लिए डबल कर दिया पैसा 3 सालों में। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं ये कह रहा हूं कि रियल एस्टेट की जो इम्पैक्ट होगी फ्रॉम अ प्राइस राइज पर्सपेक्टिव, कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होगी, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब भी ये कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी वो प्राइस इनइलास्टिक नहीं होती है, प्राइस इलास्टिक होती है। तो कंजम्पशन वो डेफर हो जाती है, बट ऑफ कोर्स ईएमआई जब घटती है तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है। बट आई थिंक रियल एस्टेट मार्केट के लिए बहुत और नए रिफॉर्म्स जो हैं, जो रजिस्ट्रेशन डिजिटाइजेशन की बात चल रही है, जो
पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट होने वाला है जिसमें आपको पूरी प्रॉपर्टीज को अपलोड करना है डिजिटली, आपकी प्रॉपर्टीज को, और आधार से लिंक किया जाएगा, ये कहा जाता है उस प्रपोज्ड बिल में। अगर वो होता है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज की एग्जिट होंगी बिल के पहले। तो आई एम लुकिंग एट दैट बिल हैविंग अ लार्जर इम्पैक्ट, एंड आई थिंक ये जो है इसमें ऑफ कोर्स लोन बोरोवर्स को रियायत मिलेगी और उनसे उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, बट प्राइस राइज उसकी वजह से नथिंग सिग्निफिकेंट फॉर द रियल एस्टेट मार्केट। तो अगर आप घर खरीदने की फिराक में हैं तो ये बहम में ना रहें कि दाम 20% से बढ़ जाएंगे अगर ब्याज दरें घट गई। तो आपको बहुत तैयारी के साथ और सूझबूझ समझ के साथ आपको अपनी अगली स्ट्रैटेजी बनानी होगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। शॉर्ट में अगर मैं कोई चीज़ छोड़ गया हूँ गर्ग सर जो इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिहाज से, एमपीसी के लिहाज से, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। देखिए, जो हाउसिंग लोन की बात हो रही थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अभी। लेकिन जो ट्रेंड है वो ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड तो पहले से कुछ समय से कम हो रही थी। इस समय इवन जो रिचर हाउसिंग है, लग्जरी हाउसिंग है, उसकी डिमांड भी थोड़ी कम हो रही है। अभी मुंबई मार्केट में करीब 30% अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ गई है। तो ये मुझे ध्यान में रखना चाहिए। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है पिछले 2-3 साल का, जिस समय ये रियल एस्टेट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, उस समय इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया रियल एस्टेट में। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों की ज़रूरत बढ़ गई पोस्ट कोविड, और लोगों के पास इनकम काफ़ी आई थी इन स्टार्टअप्स में और इन सिस्टम्स में और एक्विटी मार्केट में, इनमें बढ़ने के कारण से। अब वो चूँकि कम हो रही हैं, स्टार्टअप्स का सीन इस समय थोड़ा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और एक्विटी मार्केट तो आप देख ही रहे हैं पिछले 6-8 महीने से थोड़ा सा। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड आए रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने से वो नहीं है। जो लोगों की रियल ज़रूरत है, जिसको भी घर खरीदना है अपने काम के लिए रखने, वो ही खरीदेगा। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद इस तरह की कि भाई एकदम से इसमें स्पर्ट आ जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो वो शायद रियलिस्टिक नहीं होगा। ऑल राइट सर, और बहुत शॉर्ट में फिरोज जी आपसे भी थोड़ा समझना चाहेंगे। थोड़ा मैं फ्यूचरिस्टिक हो रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आगे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि एसआईपी और जो हमारा घरेलू निवेश है डीआईआईज, उनकी खरीदारी बाजार को ज़्यादा स्थिरता दे रही है। एफआईआईज का निवेश का उतना महत्व तो अभी नहीं है, निर्णायक भूमिका में नहीं है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि नेक्स्ट साइकिल शायद यूएस के साथ जब आपका बीटीए हो जाए तो वहाँ से ट्रिगर करे। तो आप तब तक मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं, और क्या वाकई में 9 जुलाई के बाद क्या एफआईआईज वापस निर्णायक भूमिका में आएंगे? आप कैसे देख रहे हैं आगे 1-2 महीने? दीपक सर, मेरे हिसाब से अगर एफआईआई ऊपर आता है, एक तो एफआईआई आएगा कि नहीं, और एफआईआई जब वापस आता है ना, वो मार्केट को स्क्रीन पे खरीदता है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो फोन कर करके ब्लॉक डील्स करता है, एफआईआई स्क्रीन पे खरीदता है। तो पर यूनिट ऑफ रूपी और डॉलर ब्रॉट इन, प्राइस मूवमेंट एफआईआई ज्यादा करता है। तो अगर एफआईआई वापस आता है तो बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, क्या संभावना है उनके वापस आने की? काफी अच्छी संभावना है, क्योंकि आप 4 लाख करोड़ वापस कर चुके हो वैल्यूएशन के आधार पे। तो इसीलिए ट्रेड वॉर के चक्कर में ज्यादा पैसे देने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि दूसरे बहाने से हम दे चुके थे। अगर ना दिए होते तो ट्रेड वॉर के चक्कर में, जैसे नैस्डैक 7 अप्रैल को गिरा था 13%, हम 3.5% गिरे थे, 10% वो ज्यादा गिर गया। क्यों? क्योंकि हमने पैसे पहले ही वापस कर दिए दूसरा बहाने के चलते। सो आई थिंक पैसे वापस आने की संभावना है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, वैल्यूएशंस आर इन कंट्रोल। आप अगर निफ्टी की अर्निंग्स भी लास्ट ईयर की देख रहे हैं, लास्ट ईयर की 1096 की अर्निंग्स आई है, 1100 रुपए की अर्निंग्स आई है, उसमें पीई थोड़ी कंट्रोल में आती है, 8.7% की ग्रोथ आई है। सो वैल्यूएशंस आर ओके, पैसा दे चुके हैं, आने की संभावना है, और जब वो आता है तो प्राइस नहीं देखता है एफआईआई, ये क्लियर एविडेंस है, हाइपोथेसिस टेस्ट कर चुके हैं। दूसरा सवाल डीआईआई का, 18,000 करोड़ रुपए आए थे एसआईपी के माध्यम से टोटल 2015 में, और लास्ट ईयर आए 2,87,000 करोड़। तो अगर 11 साल में 18,000 करोड़ की एसआईपी कलेक्शन 2.89 लाख करोड़ पे पहुंच सकती है, ये लिखित है मेरे हिसाब से। अगर आप कोई भी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, इंडिया का जो रिटेल निवेशक है वो म्यूचुअल फंड को सेविंग इंस्ट्रूमेंट मान चुका है और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं मान रहा है, और रोज रोज प्राइस देखना बंद कर दिया है। तो ये आंकड़े 7-8 लाख 10 लाख करोड़ भी होंगे एक साल में इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स।
सो एफआई की रेलेवेंस जरूर कम होगी, कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि तीन ही प्लेयर हैं, रिटेल एंड अदर्स, डीआईआई और एफआई। अगर हम ये सोच रहे हैं कि एफआई से निर्भरता खत्म हो जाएगी, ये तो हो नहीं सकता। 50 में से एक से निर्भरता खत्म हो सकती है, तीन ही प्लेयर हैं और उनमें से एक से निर्भरता खत्म सी हो जाए, ये नहीं होगा और हो भी ना, ये मेरी आशा है। आपने अगला टॉपिक हमें दे दिया, साइकोलॉजी ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। थोड़ा सा आपके साथ इसको थोड़ा सा डीप में जाके थोड़ा और समझेंगे। आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट क्योंकि रखा, क्योंकि अगर वाकई में अगर लोगों ने चेक करना छोड़ दिया है बार बार, तो स्वाभाविक रूप से एक मेच्योरिटी आ रही है। इसके क्या मायने हैं, स्वाभाविक रूप से हम इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे, करनी भी चाहिए। बट बहरहाल एमपीसी में अब क्या निकलता है देखते हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है कि 25 बेसिस पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस 50 की हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बट जो मौजूदा स्थिति की जो हमने आपके साथ एनालिसिस किया वो हमारे दर्शकों के सामने है। उम्मीद है एक दिशा ज़रूर मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग सर, वक्त निकाला आपने। फिरोज जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।